Hello everyone. We will be studying chapter number 1 of history, that is the French Revolution. हिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत लेंदी है, कोर्स भी बहुत लेंदी है और इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्लास में तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आई विल कीप रिकॉर्डिंग द वीडियोस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स ताकि साथ में दो चीजें हम पढ़ पाए। ठीक है, तो क्लास में एक चैप्टर चलेगा और साथ ही साथ मैं दूसरे चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेजती जाऊंगी ताकि दोनों चैप्टर्स आपके साथ में पढ़ाई हो पाए। Now you can already see on the screen that I have opened your textbook. तो वीडियो रिकॉर्डिंग है या वीडियो सेशन है, that does not mean कि मैं सिर्फ ब्रीफली कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसा मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन, वैसे ही इसमें भी पढ़ाया जाएगा। और एक टॉपिक में एक वीडियो में जो भी एक वीडियो सेशन होगा उसमें आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं एक पूरा टॉपिक कवर कर पाऊँ। जैसे कि इसमें अभी हम देखेंगे फर्स्ट टॉपिक, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक जो जाएगा इसमें फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इसमें जितने भी सब टॉपिक्स है दैट विल बी योर वन टॉपिक। तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग में ये पूरा एक टॉपिक और उसके सब टॉपिक सब कुछ मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगी। देन लेट्स सी क्या होपफुली कोई टेक्निकल एरर्स नहीं आएंगे उसमें। यस, तो लेट मी बिगिन विद द टॉपिक द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच से तो पता चल गया होगा, हम फ्रांस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज अ रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन मीन्स चेंज, बट अगर चेंज ही है उसका मीनिंग तो हम रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं उसको? तो रेवोल्यूशन उस चीज को बोला जाता है जो बहुत ह्यूज लेवल पे होता है। और जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं या जब हम इंडियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश रूल के टाइम हमने भी काफी रेवोल्यूशन किया था, तो पूरी कंट्री ने रिवॉल्ट किया था, राइट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला है मतलब क्या फ्रांस की कोई एक सिटी या कोई एक स्टेट रिवॉल्ट कर रहा है, फाइट कर रहा है मोनार्की रूल के खिलाफ? नहीं, पूरी कंट्री एक साथ होकर एकजुट होकर फ्रांस की मोनार्की रूल के खिलाफ फाइट, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। सो रेवोल्यूशन इज अ चेंज और अ फाइट एट अ वेरी वेरी ह्यूज लेवल। अब रेवोल्यूशन वर्ड कहाँ से आता है? रेवोल्यूशन वर्ड आता है रिवॉल्ट। कुछ रिवॉल्ट करना यानी कि कोई चीज गलत हो रही है उसके खिलाफ जब हम फाइट करते हैं उसको बोलते हैं रिवॉल्ट करना। हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, दैट वाज रिगार्डिंग द इंडियन हिस्ट्री। 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड विल लेवल अप बाय टेकिंग यू टू द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे आप इसमें काफी सारी। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं एक ब्रीफ आउटलाइन दे देती हूँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फ्रेंच कहीं पे भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होंगी ना तो बहुत लॉजिकल और बहुत ऑब्वियस है कि वहां पे कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा या हो रहा होगा। अब अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं या रेवोल्यूशन इन द कंट्री ऑफ फ्रांस की बात करते हैं तो मतलब कि वहां पे क्या ऐसा हो रहा था? क्या वहां पे मोनार्की रूल था? क्या वहां पे कुछ और गलत सिस्टम था जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? एंड दैट वाज द रीजन दे वर फाइटिंग अगेंस्ट इट, दे वर रिवोल्टिंग अगेंस्ट इट, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस होल चैप्टर। दूसरी एक चीज मैं बता दूं, इंडियन हिस्ट्री अगर आपने बहुत अच्छे से समझी है, मतलब पूरी हिस्ट्री ऑब्वियसली नहीं, लेकिन 8th स्टैंडर्ड तक आपको जो चैप्टर्स थे वो सारे के सारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में थे। अब इंडियन हिस्ट्री से क्या वर्ल्ड हिस्ट्री अलग है? मतलब अभी तो इस चैप्टर में हम फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम यूरोपियन काफी दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस। पूरा सिस्टम एक ही है कि मतलब रिवॉल्ट हो रहा है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है किसी गलत चीज के खिलाफ। अभी इंडियन हिस्ट्री, इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम फाइट कर रहे थे बिकॉज दे वर एक्सप्लॉइटिंग अस, दे वर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज दैट द कंट्री possessed, राइट। सिमिलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि वहां पे मोनार्की रूल था, यानी वहां का जो किंग था उसका पूरा सिस्टम गलत था। क्या गलतियां थी उसके सिस्टम में? क्या किस तरह से वहां के फ्रांस के लोगों को किस तरह से उनका किंग एक्सप्लॉइट किया करता था कि वो लोग रेवोल्ट करने पे मजबूर हो गए। दीज आर द सिर्फ, मतलब मैं बोलना यही चाह रही हूँ कि चाहे इंडियन हिस्ट्री हो चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, पूरा फ्रेमवर्क सेम ही रहे। दे आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट समथिंग, राइट। सिर्फ क्या बदलेगा? जगह बदलेगी। हम इंडियन हिस्ट्री के एग्जाम्पल से पढ़ रहे थे अब तक, अब हम क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज की सिचुएशन समझेंगे। तो वर्ल्ड मतलब कंट्रीज चेंज होंगी, वहां पे क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अलग तरह से हुई वो चेंज होगा।
ठीक है, लोग अलग थे जिन्होंने वहां रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की। दीज आर गोइंग टू बी द बेसिक चेंजेस। और हाँ, इंडियन हिस्ट्री से काफी ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। दैट इज द रीजन दिस होल चैप्टर विच इज ओनली अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज सो इन डेप्थ। आपको पूरा स्टार्टिंग से समझा रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, उनका राजा कौन था, वो राजा का सिस्टम क्या था कि उसमें लोगों को प्रॉब्लम दिखी। एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी स्क्रैच विल बी एक्सप्लेन टू यू। और बहुत कट टू कट एक्सप्लेन किया है, आप हर चीज लिंक कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट क्यों आया, राइट। सो लेट्स बिगिन क्विकली। द फ्रेंच रेवोल्यूशन on the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he had soon ordered the army to open fire upon the citizens. French Revolution is also called Bolshevik Revolution. Do not get confused if you are asked, write a short note on the Bolshevik Revolution. अब उसे Bolshevik Revolution क्यों बोला जाता है? Oh, I'm so sorry. I think it's the Russian Revolution that's called the Bolshevik Revolution. Yes, I am extremely sorry. हाँ, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सॉरी, टू बी कैरिड फॉरवर्ड. यस, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ? वहां का जो राजा था लुइस 16, ही वाज द किंग, राइट. उसने अपनी सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि लोगों पे शूट करना शुरू कर दो. जस्ट इमेजिन वन मॉर्निंग यू वेक अप. जस्ट इमेजिन बोल रही हूँ, सही में नहीं होगा ऐसा कभी, भगवान ना करे हो. जस्ट इमेजिन वन मॉर्निंग यू वेक अप और तुम्हें न्यूज में ये जानने को मिले कि नरेंद्र मोदी ने या रामनाथ कोविंद ने ये ऑर्डर दे दिया है हमारी कंट्री की आर्मी को कि जाओ एक एक घर में जाओ और शूट करो. ठीक है, जस्ट इमेजिन व्हाट chaos it is going to create and how much violence it is going to create, right? तो ये जो फ्रांस का राजा था लुइस 16, उसने क्या बोला लोगों को कि गो एंड फायर ऑन पीपल. फायर ऑन पीपल मीन्स लोगों पे शूट करना शुरू कर दो, अपनी बंदूक निकालो, गोली चलानी शुरू कर दो, सामने कोई भी. ठीक है. रूमर स्प्रेड दैट ही सून. ये रूमर स्प्रेड हुई थी, ऐसा करने को लुइस 16 ने नहीं बोला, ये रूमर स्प्रेड हुई थी कि राजा ने ऐसा बोला है. ठीक है. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. मिलिटिया मीन्स मिलिट्री. जैसे कंट्री की मिलिट्री थी, आर्मी थी, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हिसाब से या मोनार्की रूल है तो किंग के हिसाब से काम करेगी. वैसे ही पीपल्स मिलिटिया क्या होता है, लोग जब यूनाइट होते हैं किसी चीज को फाइट करने के लिए, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्मी बट दे आर स्टिल यूनाइटिंग टू फाइट. दैट इज कॉल्ड पीपल्स मिलिट्री. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. ये बहुत ब्रीफली बताया है. जब फर्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे बेस्टाइल के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक वही आ रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. Hoarded का मीनिंग होता है कुछ चीज छुपा कर रख. ठीक है. अभी जब लोगों को पता चला, जब लोगों में ये अफवाह फैली कि राजा हमारे पे शूट करवा देने वाला है, हमको शूट कर देने वाला है अपनी आर्मी भेज के हम सबको, तो लोगों ने क्या किया, कोई भी होगा वो एकदम, तुम और मैं भी अगर उस सिचुएशन में, हाँ, हम क्या सोचेंगे सबसे पहले कि अब मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, राइट. तो वहां के लोगों ने भी यही सोचा कि अब हम अपने आप को कैसे बचाए. तो उन लोगों ने, जो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे, पीपल्स मिलिटिया फॉर्म की थी जिन्होंने, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिस या इंस्टीट्यूट जो भी थे वो प्रीमाइसेस में घुस गए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वहां पे आर्म्स ढूंढने शुरू कर दिए. आर्म्स एंड एम्यूनिशन ढूंढना शुरू करना, यानी कि वेपन्स ढूंढने स्टार्ट कर दिए. क्यों? क्योंकि जब मिलिट्री आएगी उन्हें शूट करने के लिए तो वो थोड़ी ना खड़े रहेंगे गोली खाने के लिए. ठीक है. दे वांटेड टू फाइट बैक एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन. वेपन्स चाहिए थे उनको भी, जिसकी सर्च करनी उन्होंने शुरू कर दी. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners were released. Though there were only 7 of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king.
The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep the souvenir of its destruction. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? A group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. Bastille करके एक prison था, अभी देखेंगे हम फोटो उसका, ठीक है? Bastille करके एक prison, एक जेल जैसे हमारे यहाँ पे आप मतलब सुना होगा तुमने काला पानी की सजा, कारागार, ठीक है? तो ये बहुत दूर दूर जो प्रिजन बहुत बड़े बड़े होते हैं, एकदम रिमोट लोकेशंस पे बहुत दूर आउटस्कर्ट्स में होते हैं, उसको बोला जाता है प्रिजन, ठीक है? तो वैसे ही फ्रांस में एक जगह थी जिसको बोला जाता था बेस्टाइल। बेस्टाइल नाम का एक जगह था जो क्या था, प्रिजन था। अब वहां पे 7 प्रिजनर्स रखे गए थे, उनको बंदी बनाकर वहां रखा हुआ था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जाके बेस्टाइल को डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया। क्यों तोड़ा उन्होंने, क्यों पूरे फ्रांस की कंट्री में जब इतनी सारी क्या बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स है, इंस्टीट्यूट्स है, क्यों उन्होंने सिर्फ बेस्टाइल को चूज किया डिमोलिश करने के लिए, ब्रेक करने के लिए? क्योंकि बेस्टाइल क्या रिप्रेजेंट करता था? बेस्टाइल किंग लुइस 16 जो फ्रांस का राजा था, वो किंग की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता था, ठीक है? तो अगर मुझे किसी को हार्म करना है तो मैं उसी की चीज तोड़ूंगी, तो किसी और की चीज थोड़ी तोड़ूंगी। तो लोग किस पे गुस्सा थे? लुइस 16 पे। और लुइस 16 की स्ट्रेंथ क्या थी या उसका पावर किससे पता चलता था? बेस्टाइल। टू मेक इट मोर सिंपल, टू मेक इट मोर सिंपलर, देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। इंडियन हिस्ट्री में 6th या 7th स्टैंडर्ड में प्रीटी श्योर तुमने पढ़ा होगा कि इंडिया में क्या सिस्टम था कि जो राजा थे इंडिया के, वो बड़े से बड़ा टेम्पल बनवाते, बड़े से बड़ा मंदिर बनवाते थे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा मंदिर होता था, ऐसा माना जाता था कि ये मंदिर अगर इतना बड़ा है, मतलब ये मंदिर को बनवाने वाला जो राजा है वो बहुत पावरफुल। तो जितना बड़ा मंदिर, जितना बड़ा मॉन्यूमेंट एक राजा बनवाता था, उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ मानी जाती। अब रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है, अभी भी अगर नहीं समझ आए क्लास में पूछ लेना, नॉट एन इशू, ठीक है? ये वीडियो लेक्चर तुम्हारी एक बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए है। दूसरी चीज, हिस्ट्री बहुत लेंथी है, तो हो सकता है कभी तुम कोई पॉइंट रिवाइज कर रहे हो, नहीं समझ आया, तो यू कैन रेफर टू दिस वीडियो व्हेनेवर यू वांट एंड एज मेनी टाइम्स एज यू। तो दैट इज द रीजन मैंने हिस्ट्री के टॉपिक को चूज किया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? ये सुनते वक्त जब भी कुछ नहीं समझ आए, प्लीज उसको नोट डाउन कर लो, टेक्स्ट बुक लेके बैठना जब भी ये वीडियो देखोगे, ठीक है? सॉरी, और नोट डाउन कर लो कि मुझे ये वर्ड समझ नहीं आया या मुझे ये लाइंस आस्क मी इन क्लास, ठीक है? नॉट एन इशू एट ऑल। तो बेस्टाइल को लोगों ने क्यों तोड़ा? क्योंकि बेस्टाइल क्या रिप्रेजेंट करता था? जैसे मंदिर राजा की सॉरी एक्सक्यूज मी, जैसे मंदिर राजा की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता था, इतना बड़ा मंदिर है मतलब ओ वो राजा बहुत पावरफुल होगा, वैसे ही बेस्टाइल इतना ह्यूज था कि इट वाज द प्राइड ऑफ लुइस 16 who was the king of France, who was a cruel king to add on to that, right? तो लोगों ने, जब लोगों को गुस्सा आया कि ये हमको मार देना चाहता है, ऐसा हमें सुनने में आया है, कंफर्म कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट अ रूमर, अफवाह फैलाई गई थी। जैसे न्यूज चैनल्स का काम कर, जो न्यूज चैनल्स थी होती है वैसे, ठीक है, वैसे ही इनके टाइम पे भी कोई बीबीसी न्यूज वाला हुआ होगा जिसने अफवाह फैला दी होगी कि राजा अपने सबको मार देने वाला है। तो लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने जाके बेस्टाइल को तोड़ दिया। इतने में खुशी नहीं हुई उन लोगों को, क्या किया और उन्होंने, वो बेस्टाइल के जो टुकड़े टुकड़े हुए उसको ले जाके बाजार में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? कि भाई देखो, जो हम सबने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके जो इतना महान काम किया है कि राजा का बेस्टाइल हमने तोड़ दिया, ठीक है? राजा हमको मारना चाह रहा था लेकिन हमने देखो उसका प्रिजन तोड़ दिया, जितने प्रिजनर्स थे सबको छुड़वा भी दिया वहां। तो ये देखो, ये पत्थर जो देख रहे हो तुम, लिटरली आई एम नॉट किडिंग, इसमें भी लिखा है, यूट्यूब पे भी जाके देखना पढ़ना, उन्होंने लिटरली वो बेस्टाइल को तोड़ने के बाद जो टुकड़े थे वो बेचे हैं मार्केट के। लोग अपनी अच्छी मेमोरीज, अभी दुश्मन का कुछ खराब हुआ तो वो हमारे लिए तो अच्छी मेमोरी हुई, ठीक है? तो राजा जो था, राजा के खिलाफ थे सबके सब, तो अब उसका बेस्टाइल इन्होंने तोड़ दिया, तो इन सब के लिए तो खुशी की बात हुई ना। हाँ, तो उन्होंने वो
पत्थर का टुकड़ा जो था वो बेस्टाइल के टुकड़े बेचने लगे वो लोग कि लो भाई इन द गुड मेमोरी इफ यू वांट टू बाय दिस, कि तुम ये खरीदो अपने पास रखो और ये हमेशा तुम्हें ये टुकड़ा हमेशा तुम्हें याद करवाएगा कि हमने बेस्टाइल को सबने मिलके तोड़ दिया था। Got it till here? The days that followed saw more rioting, rioting यानी हिंदी गुजराती में हम बोलते हैं दंगे होना, ठीक है, दंगे होना, मारा मारी होना, बहुत ही वायलेंट सिचुएशंस बढ़ती गई पेरिस, both in Paris and the countryside. It was not restricted to only Paris. मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया कि revolution word is not limited only to a particular city or state. It is at a very huge level, at the country level, it can be also at the continent level, ठीक है। तो बस यही बोल रहे हैं कि दिन ब दिन ये एक इंस्टेंस जब हुआ, अभी तुमको क्या लगता है इन्होंने अगर बेस्टाइल तोड़ा तो राजा शांति से बैठ के देख रहा होगा? नहीं, अब वो कुछ और आगे से स्टेप लेगा और वो वायलेंस वाला ही होगा, राइट। Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है पूरे फर्स्ट चैप्टर का जो हम पढ़ने वाले हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नंबर वन, very important incident, that was the demolition of Bastille by the people or people's militia we can call it. Number two, लुई 16 ने क्या किया था, उसमें से मतलब बहुत सारी चीजें थी, बहुत लंबी अच्छी खासी लिस्ट बनाई है लुई 16 ने अपने खिलाफ लोगों को करने की, लेकिन उसमें से एक चीज जो बहुत उसने गलत की थी वो थी हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड डज नॉट लिटरली मीन ब्रेड, ब्रेड यानी कि खाने की बेसिक चीजें, क्या खाना, रोटी, मतलब खाना है, घर है, ठीक है, कपड़े है, ये सारे बेसिक नीड्स है, राइट। अगर इस पे अभी जैसे पेट्रोल के दाम बॉम्बे में पता है तुम्हें कितने चल रहे हैं? इट्स 100 रुपीज पर लीटर, ठीक है, मतलब साइकिल भी मतलब मेरे को हो रहा है कि अभी क्या रह गया है होना। And people have started rioting, people have started doing strikes in Surat. Okay. So that's what I'm saying कि बेसिक चीजों पे जब प्राइस बढ़ाई जाएगी तो people are going to revolt. तो यहाँ पे भी लुई 16 ने क्या किया, अब उसने क्यों बेसिक चीजों की प्राइस बढ़ाई ये हम नेक्स्ट सेशन में मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड क्या और रीजंस थे कि लोग मजबूर किए गए रिवॉल्ट करने के लिए, that we are going to study. So this was just a brief plot about the whole first of French society during the late 18th century. अभी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस फिगर 2, अ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। अभी जैसे हमारी कंट्री में क्या है, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, राइट। हाँ, तो वहाँ राजा जब था, जब लुई 16 जो राजा है वो जब था तो उसने भी कैटेगराइज किया था। कौन सी कैटेगरीज बनाई थी उसने? उसने 3 कैटेगरीज बनाई थी। नंबर 1 वाज कॉल्ड द फर्स्ट एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कौन था? क्लर्गी। क्लर्गी का मीनिंग देखिए आपके लिए यहाँ पे दे रखा हुआ है ऑलरेडी उन्होंने। क्लर्गी का मीनिंग है ग्रुप ऑफ पीपल who are doing some special functions in the church. चर्च में जो लोग काम करते हैं they are categorized as clergymen, women, right? और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स राजा ने दिए हुए थे। क्यों? क्योंकि आप चर्च में काम करते हैं, आप एक रिलीजियस, आप एक बहुत ही ऑस्पिशियस जगह पे काम करते हैं, इसीलिए आपके लिए ये बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है? We will study that. I am just wanted to introduce you to these 3 categories ताकि जब हम कंटेंट रीड करेंगे तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि क्लर्क मतलब एस्टेट 1 यानी कौन या एस्टेट 3 में कौन आता है। यू शुड नो दिस, राइट। नंबर 2, सेकेंड एस्टेट या सेकेंड कैटेगरी थी नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी नोबल्स, और नोबल्स यानी कि राजा के एकदम जैसे खास लोग होते हैं। जैसे अकबर का एकदम खास कौन था? बीरबल, ठीक है। अकबर की गाड़ी जहां अटकी सीधा वो जाएगा बीरबल के पास पूछने के लिए कि भाई यहाँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, ठीक है। ये जिससे सलाह मशवरा राजा करते हैं उन्हें नोबल्स बोला जाता है। तो सेकेंड एस्टेट की कैटेगरी में आते थे सारे नोबल्स, यानी सारे के सारे वो लोग जो राजा के लिए
क्या बोलते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग में कुछ पूछना है, ठीक है। हाँ, नंबर 3, द थर्ड एस्टेट which surprisingly had the maximum population, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस कैटेगरी में थी और एक्सप्लॉइटेशन सबसे ज्यादा इस कैटेगरी का हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, वी विल बी स्टडिंग दैट इन द फर्दर सेशन। तो थर्ड एस्टेट में कौन आता है, बिजनेसमैन, peasants, artisans। हाँ, अभी आपको 1 मार्कर क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड का मैं तुम्हें पेपर पैटर्न बताना भूल गई हूँ। नंबर 1 मार्क क्वेश्चन, नंबर 2 3 मार्क क्वेश्चन एंड नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 विल बी 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। अब हाँ, अगर ये पैटर्न आपकी स्कूल चेंज करती है, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है 1 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर ये क्वेश्चंस के पैटर्न आपको एग्जाम में पूछे जाए। अभी फिलहाल ऑनलाइन है तो एमसीक्यू वगैरह जा रहा होगा, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट अगेन मेनी स्कूल्स आर फॉलोइंग दिस सिस्टम आल्सो, सो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। 1 मार्कर क्वेश्चंस होंगे और वो भी ऐसा नहीं कि डिफाइन दिस और हु इज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एस्टेट, नहीं, तुमको क्या पूछेंगे, तुमको पूछेंगे कि पीजेंट्स, आर्टिशियंस, नोबिलिटी, क्लर्गी, ये इतने जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको कैटेगराइज करो कि इसमें से कौन सा फर्स्ट एस्टेट में आता है, कौन सा सेकेंड में आता है, कौन सा थर्ड एस्टेट में आता है। इस टाइप के 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, डू नॉट एक्सपेक्ट सिंपल क्वेश्चंस। मैं डरा नहीं रही हूँ, प्लीज डू नॉट बी स्केयर्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये जो टेबल दी, ये जो फिगर 2 दिया हुआ है, सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स, ये आपको लर्न कर लेना पड़ेगा। ये आपको ड्रॉ करने को कोई नहीं बोलने वाला एग्जाम में, बट यू हैव टू लर्न इट। ये पता होना चाहिए हमें कि हाँ इस कैटेगरी में ये आते हैं, right? Yes. Moving forward, finally. So I hope this is clear. Again, if there are any doubts in any of the topics that I'm teaching here, please note them down and ask me in the class. Right? We will definitely keep revising it. ये तो क्या है, मुझे एकदम डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन देनी है ना, उसमें मुझे बहुत टाइम चाहिए और उसके लिए मुझे फिर इसलिए हुआ कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूं कि मैं अब अच्छे से मेरे को जो एक्सप्लेनेशन एकदम मेरे को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो एक्सप्लेनेशन मुझे देनी है इसमें, ठीक है। यस, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यस, बहुत ब्रीफली मैं पहले समरी दे देती हूँ कि इस पूरे टॉपिक में हम क्या करने वाले। लुइस 16, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, लुइस 16 जो है, जो कि he is the king of the फ्रेंच फ्रांस कंट्री का जो है वो राजा है लुइस 16। अभी वो कितने साल का है, सिर्फ 20 साल। he was just 20 years old and he was married to Austrian princess। अभी शादी की है एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस के साथ, ठीक है। दैट इज ऑल हिज पर्सनल थिंग, nobody has any problem with that। मैं उस पे हाईलाइट देने को नहीं कुछ बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि his age, ठीक है, and his personal life was again it played a vital role, ठीक है। क्यों कि भाई अब खुद के पर्सनल खर्चे, ठीक है, कंट्री के लिए खर्चे, मेंटेनेंस के खर्चे, पर्सनल भी और कंट्री के भी, ये सारी चीजें उसको मैनेज करने की थी। उसने क्या क्या किया हुआ था। नंबर 1, there were wars going on, not wars I'm saying, there were wars going on in many countries। तो वो कंट्रीज इससे पैसे मांगती थी और ये भाई साहब दानवीर करण ने बहुत सारा पैसा दूसरी कंट्रीज को दे रखा था कि भाई मेरी कंट्री का जो होगा तब देखेंगे, पर बिना सोचे, आई एम नॉट सेइंग, आई एम अगेंस्ट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट हेल्पिंग अदर्स। वो दूसरी कंट्रीज की हेल्प कर रहा है उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले तुम अपनी कंट्री को तो संभालो। माय पॉइंट इज दैट सिंपल। तो उसने बहुत सारी दूसरी कंट्रीज को लोन देके रखी थी, वो कौन सी कंट्रीज थी हम पढ़ेंगे। उसने अब खुद खुद की कंट्री के पास तो पैसे बचे नहीं, लेकिन कंट्री को मैनेज तो करना पड़ेगा, उसके लिए उसने दूसरों से लोन ली हुई। अभी लोन कोई मेरे चाचा मामा ने तो दी नहीं है कि फ्री में देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारी ली होगी, बहुत सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, तो वो कहाँ से जाएगा, कंट्री के ही पैसों से, और कंट्री के पैसे यानी लोगों के पैसे।
टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कोई भी कंट्री को गवर्नमेंट, वो जब टैक्स कलेक्ट करती है तो वो हमारा पैसा है, राइट? इट्स गोइंग फ्रॉम आवर पॉकेट, बी इट जीएसटी, बी इट योर मूवी का टिकट, बी इट एनी XYZ थिंग, हर किसी पे थोड़ा 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 टैक्स लगा हुआ है, तो वो हमारी पॉकेट से ही गवर्नमेंट के पास पैसे जाते हैं। तो यहाँ पे ये राजा ने जो इतना सारा लोन अपने मत्थे पे लिया हुआ था, उसकी भरपाई कैसे की उसने? खुद कुछ मेहनत नहीं की या खुद कुछ प्लानिंग नहीं की, क्या सिंपल सी चीज कर दी कि लोग जो चीजें खरीदते हैं वो बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बढ़ा दो तो ही तो हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, ये सिंपल मैकेनिज्म होता है हर कंट्री। हाँ, नो डाउट बहुत सारी कंट्रीज, मुझे ये भी पता है, बहुत सारी कंट्रीज अपने लोगों को बहुत हेल्प भी करती है, वो टैक्सेस वगैरह में इतना कुछ वो नहीं करती। ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम लीडर टू लीडर। लेकिन ये जो भाई साहब थे लुईस 16, इन्होंने भर भर के लोन दूसरी कंट्रीज को दी हुई थी। ये पॉइंट्स याद रखना जो मैं बोल रही हूँ। उसने बहुत सारी लोन दूसरी कंट्री को दी हुई थी, तो अपनी कंट्री से पैसा गया, फ्रांस का बहुत सारा पैसा गया हुआ था। उसने बहुत सारी लोन लेके रखी हुई थी, मतलब उधार, जो हमको रिटर्न करना है आज नहीं तो 10 साल बाद भी, और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना सारा, तो इतना सारा पैसा, इतना सारा कर्जा उसने लेके रखा था। तो कंट्री की मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए उसकी जेब खाली थी। और क्या सोचा उसने फिर कि अब ये कंट्री को चलाने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए वो मैं लोगों से ही पैसा लूंगा। तो उसने क्या किया, बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बढ़ा दी, टैक्सेस बढ़ा दी। और इसके सामने अभी एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं कोई चीज तो खरीद पाऊंगी जब मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो क्या मैं वो चीज खरीद सकती हूँ? क्या किया उसने, प्राइजेस कमोडिटीज की बढ़ा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए, ये दो चीजें तो की ही, लेकिन उसके साथ ही उसने वर्कर्स, बिजनेसमैन की बात नहीं कर रही, वर्कर्स जो होते हैं, जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्क, एग्जांपल दे रही हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्क करते हैं, कि जो दिन में काम करते हैं और शाम को जाते वक्त उन्हें पेमेंट मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड वेज। तो ऐसे जो मजदूर लोग होते हैं उनकी वेजेस भी उसने कम कर दी, मतलब प्राइस ज्यादा और वेजेस कम। तो मेरी इनकम अगर कम हो जाएगी तो क्या मैं इतनी महंगी चीजें खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी। तो फिर क्या हो जाएगा, मेरी बेसिक नेसेसिटीज भी मैं पूरी कर पाऊंगी नहीं। ठीक है, अभी पेट्रोल 100 रुपए पर लीटर है, तुमको लगता है कि लोग अभी, मतलब कोविड की वजह से तो वैसे भी बाहर नहीं जाते थे, पर अब दिस इज समथिंग रियली, इट्स अ मेजर कंसर्न नाउ दैट वी ऑल हैव, कि अगर आज 100 रुपए है तो कल कितना होगा? ठीक है, तो क्या मतलब मेरी आधी इनकम मैं पेट्रोल के दामों में भरती रहूंगी? ठीक है, तो दैट्स, मतलब ये तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी ही काफी सारी सिचुएशन फ्रांस के लोगों ने देखी। In 1770, I have briefly explained you the whole first point. मैंने, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबसे गुस्सा दिलवाने वाला पार्ट ये था, या रीजन ये था कि ये जो हमने पढ़ा, एस्टेट 1 एंड एस्टेट 2 के जो क्लर्गी और नोबल्स थे, मतलब क्लर्गी यानी कौन, जो चर्च में काम करते हैं वो, जो रिलीजियस सारे काम करते हैं वो, और नोबिलिटी यानी नोबल्स, यानी कौन, जो राजा के एकदम खास लोग है वो। ठीक है, इन लोगों को कोई टैक्सेस पे नहीं करने, क्यों? क्योंकि तुम तो सब राजा के खास लोग हो, तुमको क्यों टैक्सेस भरने? दे वर एग्जम्प्टेड, यानी उनको टैक्स पे करने से रिमूव कर दिया गया कि आपको टैक्स नहीं पे करने। तो टैक्स पूरा का पूरा जगह का टैक्स पे करने का जिम्मेदारी किसका आता था? सिर्फ थर्ड एस्टेट का। और थर्ड एस्टेट में देखो कौन है, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ऑलरेडी सारे गरीब लोग थर्ड एस्टेट में आते हैं। ठीक है, और इन्हीं से टैक्स लेंगे, इन्हीं से प्राइसेस बढ़ाएंगे और इन्हीं के वेजेस भी कम करेंगे। हो गई ना बिल्कुल ज्यादा। ठीक है, हाँ, so that was the reason, or that was, we can say, a major cause for the French Revolution. Right? Let us see the content now. In 1774, Louis XVI of the Bourbon, it's not Bonbon, okay? मेरे को पता है तुम्हारा दिमाग Bonbon बिस्किट में जाने वाला है. It's not Bonbon, it's Bourbon dynasty. Okay? याद रखने के लिए Bonbon याद रखना, लेकिन लिख के Bonbon मत आना मेहरबानी।
He was the ruler of Bourbon family of the kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. जब वो राजा बना तो उसने देखा, उसको ऐसा था कि एक रूम होगा पूरा हीरे मोती जवाहरात से भरा हुआ, पैसों से भरा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। जब वो राजा बना तो उसने देखा कि भाई वो जो रूम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हीरे जवाहरात से भरा हुआ, वो तो पूरा का पूरा खाली। The treasury was empty. There was not enough money for him to take care of the country. Added to this was the cost of me. अभी मुझे पता है जब ऑलरेडी कि मेरी इनकम कम है, एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मुझे पता है कि मेरी इनकम कम है तो क्या मैं बहुत महंगी महंगी चीजों के सपने देखूंगी? हाँ, सपने देखो, लेकिन फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये राजा को पता था कि ऑलरेडी कंट्री में पैसा नहीं है। दूसरी चीज, मेंटेनेंस का खुद का इतना मतलब एकदम बेसिक चीजों पे तो आएंगे ही नहीं, ठीक है, एकदम महंगी महंगी चीजें चाहिए। क्यों? बिकॉज आई एम द किंग एंड शी इज माई प्रिंसेस, तो मेंटेनेंस का तो हमारा खर्चा होगा ही इतना, इट्स नॉर्मल। लेकिन भाई कंट्री के पास पैसा ही नहीं तो कहाँ से नॉर्मल हो गया, राइट? सो अलोंग द इयर्स ऑफ वॉर, हाँ, upon his added to this was the cost of maintaining an extravagant court in the immense palace of Versailles. अभी जो घर पे जो झाड़ू पोछा लगाने के लिए बाई आती है ना, मम्मी को खाली पूछना कि कितना लेती है वो पैसा सिर्फ साफ सफाई का, ठीक है, हाँ, और दिवाली पे कितना लेती है वो पूछना, ठीक है। तो अगर हमारे घर का साफ सफाई का इतना खर्चा है तो राजा के पैलेस का मेंटेनेंस का सोच लेना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं घर की बाई की बात नहीं कर रही हूँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? कि अगर घर का साफ सफाई का खर्चा इतना होता है बेसिक हमारा, ठीक है, तो राजा के पैलेस के मेंटेनेंस का खर्चा बहुत सारा होता था। पैसे ऑलरेडी थे नहीं, खाली खम, ठन ठन गोपाल, ठीक है। नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल इतना लैविश था कि भाई मेरे को इससे कम तो चलेगा ही नहीं, भले पैसे नहीं है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम, लेकिन मेरे को ये चीज तो चाहिए, ठीक है, तो वो लैविश लाइफ उसको चाहिए। तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं, पैलेस के मेंटेनेंस का खर्चा, ठीक है। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन, एक दो की तो बात ही नहीं है, मैंने बोला ना, एक दो से तो पेट ही नहीं भरता था उसका। कितनी लोग, कितनी कॉलोनीज को, कितनी कंट्रीज को अलग अलग उसने हेल्प किया, 13 टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के साथ बहुत सारी अमेरिकन कंट्रीज की वॉर चल रही थी, वो सभी कंट्री को ये भाई साहब ने बहुत सारा पैसा दान कर दिया। The war added more than $1 billion livres to a debt. करेंसी, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी है रुपीज और पैसा, वैसे वहां की करेंसी जो थी लिवर्स, 1 बिलियन लिवर्स ओनली का उसने खर्चा कर दिया था दूसरी कंट्रीज को पैसा दे, टू अ डेप्थ दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवर्स, ठीक है, वो डेप्थ बढ़ती ही जा रही थी। The war added more than 1 billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. उसका खर्चा जो लोगों को पैसे दिए हुए थे वो बढ़ती ही जा रही थी, और फिर खुद जो लोन इतनी लेके रखी थी वो lenders who gave the state the credit now began to charge 10% interest on the loan. Rate of interest कितना था लोन पे? 10%. Right? So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining army, court, running government offices, universities, etc. ये सब चीजों के लिए पैसे चाहिए थे जो थे नहीं। क्यों? क्योंकि खुद बहुत सारी लोन दे दी हुई थी और बहुत सारा कर्जा दिया हुआ था। The Society of Estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. One mark question. What is old regime? ठीक है, old regime किसको बोला जाता था? 1789 से पहले का जो फ्रांस था उसको ओल्ड रेजिम कहा जाता है, right?
फिगर 2 shows us about the clergy and all, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। तो जस्ट रीड दिस होल पैराग्राफ, मैं ही अभी फटाफट रीड कर लेती हूँ ताकि इनकेस कुछ मुझे एक्सप्लेन करने का लगे तो आई एक्सप्लेन। Figure 2 shows how the system of estates in French society was organized. That was estate 1, 2 and 3. Peasants made up 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जो थर्ड कैटेगरी थी, जो peasants थे, उनको उनका पॉपुलेशन था कितना 90%, और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी उनका ही होता, राइट। The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges. Privileges यानी बहुत सारे उन्हें benefits थे, जो मैंने already बोल दिया। The most important of these was exemption from paying taxes to the state. उनको सबसे बड़ा फायदा क्या था कि आपको taxes भरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो राजा के खास लोग हो। Okay. The nobles further enjoy the feudal privileges. Feudalism क्या होता है या feudal privileges क्या होता है, मैं बहुत briefly समझा देती हूँ। Feudalism का meaning होता है, for example, एक farmer एक जमीन पे काम कर रहा है, वो वहां पे सिर्फ काम कर रहा है, उसको सिर्फ wages मिलेंगी, ownership नहीं मिलेगा। Ownership जमीन का पूरा किसके पास है? किंग के पास है या नोबल्स के पास, ठीक है। Farmers, peasants और simply like simplifying it, people belonging to third estate. थर्ड एस्टेट में जो लोग थे उनमें से किसी को भी जमीन नहीं मिलेगी, दैट इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। जमीन सिर्फ किसको मिलेगी? राजा को या नोबल्स। ओनरशिप ऑफ लैंड वाज गिवन ओनली टू द नोबल्स एंड द किंग। Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house, fields, serve in the army, participate in building the roads. जो भी peasants थे, जो भी थर्ड कैटेगरी के, थर्ड एस्टेट के जो भी लोग थे, peasants, farmers, laborers, उनको वो काम करना है, मतलब खेती बाड़ी करनी है, राजा के महल में काम करना पड़े तो वो भी करना है, आर्मी में काम करना पड़े तो वो भी करना है, डिपेंडेंट कि राजा ने क्या बोला काम करने को वो। The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants. देखो ये रह गया था, ठीक है। राजा तो टैक्सेस दे रहा था भर भर के peasants से, अब चर्च जो था वो भी अपने अलग से टैक्सेस peasants से चार्ज करता था, right? And finally, all members of the third estate had to pay taxes to the state. This included a direct tax called telly, whatever you people pronounce or your school teachers pronounce, I do not mind. And a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt, tobacco. The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. बोल दिया ये भी मैंने already कि जितना भी टैक्स पे करना होता था या किसकी वेजेस कम करेंगे तो थर्ड एस्टेट के लोगों की, किसको ज्यादा इनकम नहीं मिलेगी? थर्ड एस्टेट के लोगों की। बेसिक कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ा देंगे ताकि थर्ड एस्टेट के लोग उसको अफोर्ड न कर पाए। दिस वाज द सिचुएशन दैट वाज गोइंग। नेक्स्ट, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 million in 1750 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in speed. Population बढ़ेगी तो बेसिक कमोडिटीज का कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। मेरे घर में 2 मेंबर्स है तो मैं उतनी हिसाब से चीजें लाऊंगी, 4 पैकेट्स लेके आऊंगी कोई भी चीज के, एक पर्टिकुलर चीज कमोडिटी, राइट। और अगर वो 2 की जगह 3 लोग हो जाते हैं, 4 लोग हो जाते हैं, 5 लोग हो जाते हैं, कोई रहने आ गया मेरे घर पे, ठीक है, तो मेरा कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो ऑब्वियस है कि कंजम्पशन बढ़ेगा। अब कंजम्पशन बढ़ेगा, द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। क्या हुआ? अभी हमारे कंट्री में भी ये प्रॉब्लम है, काफी कंट्रीज ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, फूड स्कैर्सिटी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी नहीं है कंट्रीज में। फूड सिक्योरिटी मतलब कि जितनी पॉपुलेशन की डिमांड है कि मुझे ये इतना किलो चाहिए या ये मुझे इतने पैकेट्स चाहिए, वो उसके सामने जितना सप्लाई होना चाहिए कि हाँ तुमने 3 केजीस मांगा, लो तुम्हें मिल गया, नहीं है। दैट इज कॉल्ड स्कैर्सिटी ऑफ फूड, दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग, राइट।
Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages, but the wages did not keep the pace with the rise in prices. I've already explained this कि प्राइसेस बेसिक कमोडिटीज की बढ़ा दी थी, लेकिन उसके सामने वेजेस कम कर दी, जबकि वेजेस बढ़ानी चाहिए थी। प्राइस अगर चीज की बढ़ रही है तो मेरा खर्चा तो बढ़ रहा है ना, तो मेरा खर्चा जो बढ़ रहा है उसको मैं कैसे उसको फुलफिल कर पाऊंगी जब मेरी इनकम बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, उन्होंने इनकम कम कर दी लोगों की और प्राइसेस बढ़ा दी। मतलब अब मेरे पास पैसा कम है और चीजें भी महंगी हैं, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपनी साइड से कट डाउन करना पड़ेगा मेरी डिमांड्स। So the gap between the poor and the rich widened. Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. This led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. क्या बोल रहे हैं? अभी ज्यादातर पीजेंट्स थे, एग्रीकल्चरल लेबर्स जो थे, वो किस पे डिपेंड करेंगे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आर दे गोइंग टू सर्वाइव? नो, राइट? दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। फाइनली खत्म होने की तैयारी में है ये। Growing middle class envisages an end to privilege. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food security. Obviously, कहीं पे भी होगा ये कि फूड सिक्योरिटी को लेके, यानी अगर फूड स्केर्सिटी है, मैंने जितना खाना मांगा अगर उतना भी नहीं मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो that's a problematic thing, because I am not asking for a luxurious thing. I am not asking for Mercedes or Audi. I am asking for something very very basic and something that I will need in my everyday life, that is food. ठीक है, उसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा या उसकी डिमांड कम हो जाएगी, मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई पीपल स्टार्टेड टू रिवोल्ट. But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in social and economic order. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. क्या बोल रहे हैं? अभी क्या एस्टेट वन क्लर्गी, एस्टेट टू नोबल्स, क्या उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली थी? नहीं, क्योंकि वो तो ना उनको टैक्सेस भरने हैं, ना उनको कोई प्राइसेस दे, मतलब कोई चीज खरीदनी है, तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, और राजा के खास है तो राजा के खिलाफ तो जाएंगे नहीं। तो मेन राजा के खिलाफ रिवॉल्ट कौन कर रहा था? थर्ड एस्टेट के लोग। अब थर्ड एस्टेट के लोग थे पीजेंट्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स। क्या वो पढ़े लिखे थे? नहीं। क्या उनको पता था कि अपना रिवॉल्ट प्रॉपर्ली चैनलाइज कैसे किया जाए? नहीं। दैट्स व्हाई द रिवॉल्ट फेल्ड। जो छोटी छोटी फाइट्स या राइट्स वो लोग करते थे वो सक्सेसफुल कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको सही दिशा में या सही तरीके से उन्होंने वो अपना जो भी बात कहनी थी वो नहीं कह पाए। ठीक है, क्योंकि they were not educated enough. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacturing of goods such as woolen, silk, etc. In addition to merchants, manufacturers, the third estate included professions such as अब क्या हुआ? जैसे कि let me just explain this with the help of अभी हमने यहाँ पे देखा था फिगर 2 में, थर्ड एस्टेट में देखो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड और थर्ड कैटेगरी। ये जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास, द न्यू एनविसेज एंड ऑल दैट, उसमें सिर्फ सिंपली क्या बोल रहे हैं कि पहले थर्ड एस्टेट में कौन आता था? पीजेंट्स, आर्टिशियंस, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, जो पढ़े लिखे नहीं होते। अभी नेक्स्ट सेंचुरी से क्या होने लगा, उसमें कौन इंक्लूड हो गया? बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, जो सब पढ़े लिखे लोग थे। उनको पता था कि अपनी फाइट कैसे करनी, राइट? तो उन्होंने भी आवाज उठानी शुरू कर दी। All of those were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. कौन कितना एजुकेटेड है, कौन कितना कैपेबल है, उसके बेसिस पे उसके साथ ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ना कि इसीलिए कि भाई ये तो राजा का बेटा है या ये नोबल का बेटा है तो चलो इसको ये बेनिफिट दे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा था? थर्ड एस्टेट की फर्स्ट कैटेगरी, दैट वाज द बिजनेसमैन, लॉयर्स, जो सब पढ़े लिखे लोग थे वो। क्योंकि पढ़े लिखे होंगे, हमें नॉलेज होगा तो हम डिस्क्रिमिनेट चीजों को कर पाएंगे कि हाँ ये सही है या ये गलत है। क्यों ऐसा है?
वो अगर हमारे को नॉलेज है तो हमको पता पड़ेगा, ठीक है। Rather, a person's social position must depend on his merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke, Jean-Jacques Rousseau, tongue twisters है, all the best learn करने के लिए. हाँ. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right. अभी जैसे हमारे यहाँ पे भी था मैगजीन, मतलब इंडियन हिस्ट्री की बात करें, जब ब्रिटिशर्स थे तो मैगजीन्स उन्होंने बनाई, फिर केसरी करके न्यूज़पेपर थे, उसके थ्रू उन्होंने लोगों में अवेयरनेस लाना शुरू किया। तो यहाँ पे ये जो पढ़े लिखे लोगों वाली कैटेगरी थी, उन्होंने क्या करना शुरू किया, बुक्स लिखनी शुरू की, पब्लिश करनी शुरू की, जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी फिलोसॉफिकल आइडियाज जो थे वो आगे रखे। Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representatives. ठीक है, तो एक बुक में क्या लिखा गया, रोजेउ करके जो थे, जिसका नाम हमने ऊपर पढ़ा, he mentioned in one of his books, what did he mention, कि इक्वालिटी होनी चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ना कि ऐसा कि ये नोबल है या एक क्लर्की है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि नोबल और क्लर्की को टैक्सेस नहीं पे करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट रोसेउ इज सेइंग। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू, इससे मैंने पहले बोल दिया, ऑल द बेस्ट फॉर लर्निंग, टंग ट्विस्टर्स वाले नाम लर्न, proposed a division of power within the government between legislative, executive, judicial, ठीक है। उन्होंने भी क्या बोला कि ये मोनार्की रूल को हटाओ, ये 20 साल का जो बच्चा हमारा राजा बना है उसको हटाओ और डेमोक्रेटिक रूल लाने की अब जरूरत है। This model of government was put into force in USA after 13 colonies declared their independence from Britain. American Constitution and its guarantee of, जैसे इंडिया का जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो इंडिया का नहीं है। We have copy pasted just like our music and other things that we copy paste from other countries, ठीक है। हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कॉपी पेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बोलूंगी, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी कंट्री का है वो तो बाहर की कंट्री का ही है, वो ब्रिटिशर्स जो छोड़ के गए थे वही अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूएसए और भी बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी, उन्होंने क्या सिस्टम फॉलो किया, उसके हिसाब से फिर फ्रांस में भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होनी स्टार्ट हो गई। दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. जैसे हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स थे तब राजा राम मोहन रॉय और ये जो बाकी के रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बाहर की कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज कैसे फाइट कर रही थी मोनार्की रूल के खिलाफ या कोई कॉलोनीज के खिलाफ, वो देख के हमारी कंट्री में उन्होंने वो अप्लाई करना सब शुरू किया एंड वी सक्सीडेड फाइनली। तो फ्रांस में भी जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी कंट्रीज किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी वो ऑब्जर्व करके, हम सी इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, हम भी करते हैं ये चीज कि अरे ये मेरे को प्रॉब्लम है, तेरे को भी ऐसा हुआ था ना, तो तूने क्या किया, हाँ ठीक है मैं भी ये करने का कोशिश करता हूँ, शायद सोल्यूशन मिल जाए, राइट। तो कंट्रीज भी ऐसा कर रही। The ideas of these philosophers were discussed intensively in salons, coffee houses, and spread among people through books and newspapers, which I already mentioned. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. अब जो पढ़े लिखे नहीं होते, 90% पॉपुलेशन अगर पीजेंट्स की, फार्मर्स की है, लेकिन क्या वो पढ़े लिखे हैं? नहीं, लेकिन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में उनका काम है, हाँ, तो उनको पढ़ाना लिखाना, उनको वो चीज समझाना, अभी कोई एबीसीडी सिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको समझाना तो पड़ेगा कि ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, राइट। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of the privileges. और बहुत सारी ऐसी चीजें उनको जानने को मिली कि भाई लुइस 16 अब ये और चीजें चेंजेस करने वाला है जो it was against the welfare of people, and that's what again led to the revolution. I hope this will help you understand things in a better way. Again, I'm saying while going through this video, if you are having any doubt, you are not able to understand anything,
Please note it down in your textbook, notebook, wherever you wish to, and ask me the doubts in the class, right? And also अगर इसमें तुमको लगता है कुछ चेंजेस मुझे करने चाहिए, या तुम्हारे स्कूल में या तुमने कहीं पे ऐसे कोई वीडियोस देखे हो उसको और अच्छे से मैं कैसे बना सकती हूँ, प्लीज डू लेट मी नो. आई वुड रियली लाइक टू चेंज इट. ठीक है, क्या अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो. ओके, थैंक यू.